Okay, so hello students, welcome to this lecture. So in the last lecture, we have discussed about basics of simple harmonic motion, the characteristics of simple harmonic motion, and some relevant examples based on simple harmonic motion. In this particular lecture, we will extend our discussion to the next topic, that is superposition of harmonic oscillations. आसान भाषा में समझें तो हम ये देखना चाहते हैं that what will happen to a system when there are two or more harmonic oscillations acting on it simultaneously. मोशन क्या होगा, एम्पलीट्यूड क्या होगा, फेज क्या होगा, क्या बिहेवियर शो करेगा सिस्टम when there are two or more harmonic oscillations acting on it. So that is the whole case. Okay, so let's start the discussion. The topic is superposition of harmonic oscillations. Okay, so throughout this lecture we will discuss about the simultaneous applications of two or more harmonic oscillation. तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे कि जब दो हार्मोनिक ऑसिलेशंस एक्ट करते हो तब क्या है, दोनों अगर एक डायरेक्शन में हैं तो क्या इफेक्ट है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं तो क्या इफेक्ट है, दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है तो क्या होगा, दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग है तो क्या होगा, एम्पलीट्यूड सेम है तो क्या होगा, एम्पलीट्यूड अलग है तो क्या होगा. ये सारी कंडीशंस को हम प्ले करना चाहते हैं टू फाइंड आउट द बिहेवियर ऑफ द सिस्टम. दैट्स ऑल. ठीक है, फिजिकल एग्जांपल जैसे माइक्रोफोन डायफ्राम और ह्यूमन ईयर ड्रम which respond to the resultant effect of various vibration. These various vibrations which we are hearing can have different frequency, different amplitude, different phases. So how we respond to them? तो वही एक हम समझना चाहते हैं कि जब various vibrations will be there, then what will be the net result, what will be the resultant effect. बात समझ में आ गई. Then उसको पढ़ने से पहले हम एक बार थोड़ा पीछे चलते हैं कि जो हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक चीज नोटिफाई की कि वी ओनली डील विद द लीनियर इक्वेशन. एसएचएम में एक चीज की अच्छी बात थी दैट वी हैव द लीनियर इक्वेशंस. लीनियर इक्वेशंस मींस कोई भी जो हमारे पास वेरिएबल था, चाहे साई हमने लिया या हमने एक्स लिया, उसकी कोई एक्स स्क्वायर नहीं थी, एक्स क्यूब, एक्स फोर, कोई हायर ऑर्डर टर्म नहीं थी, हायर डिग्री टर्म्स नहीं थी. लीनियर इक्वेशन थी और होमोजीनियस इक्वेशंस थी. तो एसएचएम डील्स विद लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन. लीनियर होमोजीनियस इक्वेशंस. होमोजीनियस इक्वेशन की डेफिनेशन भी मैंने एक बार रीराइट की है. अदरवाइज यू नो दैट दीज कंटेन्स नो टर्म्स इंडिपेंडेंट ऑफ द वेरिएबल इटसेल्फ. सो एसएचएम में से एक बात हमें समझ में आई कि ये जो मोशन है, इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन को जब हम स्टडी करते हैं सो वी डील विद द लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन. और यहीं से हमारे पास एक आइडिया आता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का. क्यों सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के लिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, वो पॉइंट मैंने यहां पे लिखा है दैट फॉर लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन द सम ऑफ एनी टू सॉल्यूशंस इज इटसेल्फ ए सॉल्यूशन. कि अगर हमारे पास कोई दो सॉल्यूशन है for a particular system using the different initial conditions, boundary conditions, then अगर हम उनको simple algebraic sum कर दें, so that will also be the solution of the equation. That is the superposition principle. यही तो आप करते आए हैं, चाहे आप इलेक्ट्रिक फील्ड में करें, फोर्स में करें, जगह जगह पे आपने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को यूज किया है. लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान में रहती सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को जब हम यूज करते हैं कि इट इज जस्ट सिंपली एडिशन ऑफ द थिंग्स टू कैलकुलेट द रिजल्टेंट इफेक्ट. तो वो यहाँ पे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को अब कैसे अप्लाई करते हैं वो हम समझते हैं. तो एक चीज हमें समझ में यहाँ से क्या इनपुट है हमारे पास कि जो एसएचएम की ये कंडीशन है लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन की, यही हमें ये गारंटी करती है, यही हमें ये लाइसेंस देती है कि यू कैन यूज द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हियर. ओके, चलिए. सो अब हम समझते हैं एग्जाम्पल के जरिए. लेट अस सपोज वी हैव ए सिंपल पेंडुलम with a particular set of initial conditions, और उससे हमारे पास जो एक सॉल्यूशन आया है दैट इज psi1 इक्वल टू a1 cos ओमेगा t प्लस phi1. एक सिंपल पेंडुलम का केस है, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ बाउंड्री कंडीशंस थी, उसके अकॉर्डिंग हमने एक सॉल्यूशन जो है कैलकुलेट कर लिया. नाउ अनदर सेट ऑफ द इनिशियल कंडीशंस gives psi2 which is equal to a2 cos ओमेगा t प्लस phi2. यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट चेंज हो गया है, मीन्स दिस एम्पलीट्यूड चेंज हो गया है एंड फेज चेंज हो गया है. So this angular frequency is remained same because it does not depend upon the initial conditions. तो दो हमने मान लिया एक सिस्टम था, उसके लिए हमने कहा कि एक इनिशियल कंडीशन से ये आया है, दूसरे से ये आया है. Now the role of the superposition principle is if we have a third set of condition where the initial displacement and the velocity are equal
equal to the sum of the first two. Means the third displacement is just simply the sum of these two, then the new motion can be defined as psi 3 is equal to psi 1 plus psi 2, या x3 is equal to x1 plus x2. सिंपल एल्जेब्रिक सम. अगर हमें पता है कि एक सिस्टम है जिसका वाइब्रेशन को, जिसके मोशन को हम इस इक्वेशन x1, ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये x4 है, ये x5 है, ये x6 है, नो मैटर कितने ऑसिलेशन है. अगर दो हार्मोनिक ऑसिलेशंस की बात कर रहे हैं तो एक x1 मोशन एक x1 से डिफाइन हो रहा है, एक x2 से हो रहा है, तो नेट विल बी यू कैन डिफाइन एज x1 प्लस x2 अगर वो साइमल्टेनियसली लग रहे हैं, तो दैट इज द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. ठीक है. सो नाउ द कंक्लूजन इज द रिजल्टेंट ऑफ टू और मोर हार्मोनिक डिस्प्लेसमेंट्स. देखो डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड टर्म में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है. एम्पलीट्यूड इज दिस वन एंड डिस्प्लेसमेंट इज दिस वन. दिस होल इज डिस्प्लेसमेंट. ध्यान है ना, ये x को डिफाइन करता है कि डिस्प्लेसमेंट क्या है. दिस इज द एम्पलीट्यूड एंड दिस इज द फेज एंड फेज कांस्टेंट्स. Okay, so the resultant of two or more harmonic displacements is given by the algebraic sum of individual displacement. So individual displacements हैं, for example, अभी दो की बजाय मैं कहता हूं कि हमारे पास x is equal to some a1 cos omega t, x1 is x2 is equal to a2 cos omega 1 t omega 2 t, x3 is equal to a3 cos omega 3 t, and so on. We have different number of motions, displacements given by the system. Then the net will be x is equal to x1 plus x2 plus x3 and so on. That is all about the superposition principle. और ये गारंटी किसने की? Because of the nature of the simple harmonic motion, क्योंकि उससे जो इक्वेशन निकल के आई that was the linear homogeneous differential equation. तो जो सॉल्यूशंस उसके आ रहे थे उनका सम भी उस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा. तो दैट इज वाई वी कैन इजिली कनेक्ट दीज थिंग्स. ठीक है. तो ये बात समझ में आ गई. अब हमारे पास एक सिचुएशन क्लियर है कि देखो अब हमें कैसा भी सिस्टम दे रखा हो, अगर हमें उनका डिस्प्लेसमेंट एक बार लिख लिया है कि अगर दो हार्मोनिक मोशंस हैं, तीन हैं, चार हैं, अगर उनका डिस्प्लेसमेंट हमने लिख लिया है तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से रिजल्टेंट सिंपली ऐड करना है और उसको सोल्व करना और देखना है कि क्या इफेक्ट, नेट इफेक्ट क्या बनेगा. आइडिया क्लियर है कि हम समझना क्या चाहते हैं. हम यही समझना चाहते हैं कि जब दो या दो से ज्यादा हार्मोनिक ऑसिलेशंस होंगे, हार्मोनिक मोशंस होंगे, तो सिस्टम का नेट बिहेवियर क्या होगा, सिस्टम का नेट बिहेवियर क्या होगा, रिजल्टेंट हमें क्या मिलेगा, वही हम समझना चाहते हैं. उसी की जद्दोजहद है, पूरा मैथमेटिक्स उसी के लिए हम करेंगे. तो अब हम इसको अप्लाई करके देखते हैं with two collinear SHMs. So topic is superposition of two collinear SHMs. Means they are acting in the same direction. They are not perpendicular to each other and no angle is there. So they are collinear. They are in same line. They are in the same direction. So two collinear SHMs are there. तो सबसे पहला केस हम ये समझना चाहते हैं कि व्हाट विल हैपन व्हेन देयर आर टू सिंपल हार्मोनिक मोशंस एक्टिंग कोलिनियरली ऑन ए सिस्टम. और उसका भी एक सब केस हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज विद इक्वल फ्रीक्वेंसीज. हमने कहा था ना कि कोई भी केस हो सकता है, बट अभी हम पढ़ रहे हैं सबसे इजीएस्ट केस विच इज ऑफ द इक्वल फ्रीक्वेंसी, कि इक्वल फ्रीक्वेंसी है दोनों की, फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस नहीं है. देन व्हाट विल बी द नेट इफेक्ट, व्हाट विल बी द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एंड रिजल्टेंट फेज ऑफ द सिस्टम. ठीक है. चलिए. So suppose two SHMs of equal frequencies but different amplitudes and phase constants on a system are acting on a system in the x direction. So they are both acting in the same direction. दोनों की frequency same है. They have the different amplitude and the phase constant. तो ये जनरलाइज केस हम कर रहे हैं, बाद में हम देख लेंगे दोनों का फेज अगर सेम है तो उन वैल्यूज को जीरो कर देंगे, कुछ फेज दे रखा होगा तो वैल्यू रख दिया करेंगे. इसीलिए अब हम क्या करें, जनरल केस बना रहे हैं कि एम्पलीट्यूड अलग है, एम्पलीट्यूड को भी सेम करना हुआ तो बाद में a1 इक्वल टू a2 कर देंगे. इसी तरह से अब हमने माना कि जो पहला डिस्प्लेसमेंट है x1 इज a1 cos ओमेगा t प्लस phi1. क्लियर है. द सेकेंड डिस्प्लेसमेंट इज a2 cos ओमेगा t प्लस phi2. ओमेगा दोनों बराबर है, फ्रीक्वेंसी इज सेम, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू, तो वो μ1 μ2 दोनों बराबर है तो ओमेगा सेम है. phi1 अलग है, phi2 अलग है, a1 अलग है, a2 अलग है, क्योंकि एम्पलीट्यूड और फेज को अभी हम जनरलाइज कर रहे हैं. इक्वल फ्रीक्वेंसी का एक केस है. नाउ वी विल यूज द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. सो अकॉर्डिंग टू द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल द नेट रिजल्टेंट विल बी x1 प्लस x2, दैट इज द सम ऑफ दीज टू, x1 एंड x2. तो यहां के लिए थोड़ा हमें ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रॉन्ग रखनी पड़ेगी. तो सी
दिस x इज इक्वल टू, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू a1 cos ऑफ ओमेगा t प्लस फाई वन प्लस a2 cos ओमेगा t प्लस फाई टू, ऐसे रखेंगे। अब देखो कोस a प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, कोस a कोस b माइनस साइन a साइन b, वो अप्लाई कर देंगे। तो a1 कोस a कोस b माइनस साइन a साइन b प्लस दिस a2 कोस a कोस b माइनस साइन a साइन b। नाउ वी कलेक्ट द टर्म्स द टाइम डिपेंडेंट टर्म्स एंड कांस्टेंट टर्म्स अपार्ट। तो हम क्या करते हैं कि यहां से देखो एक कोस ओमेगा टी यहां भी है और यहां भी है, तो कोस ओमेगा टी को बाहर रख के कोस ओमेगा टी के साथ में टर्म लिख देते हैं, और साइन ओमेगा टी विच इज द टाइम डिपेंडेंट टर्म हेयर एंड हेयर, इनको कलेक्ट करके उसकी टर्म्स को साथ रख देते हैं। तो देखो यहां से जब कोस ओमेगा टी कॉमन लेंगे तो a1 कोस फाई वन विच इज a1 कोस फाई वन प्लस a2 कोस फाई टू, a2 कोस फाई टू, ये हमने मान लिया। एंड यहां से जब साइन ओमेगा टी कॉमन लिया तो माइनस साइन बाहर है, a1 साइन फाई वन, a1 साइन फाई वन प्लस a2 साइन फाई टू, a2 साइन फाई टू, ये हो गया। ठीक है, नाउ वी टेक दिस a1 cos phi 1, a2 cos phi 2 as a cos delta and this a1 sin phi 1 plus a2 sin phi 2 is a sin delta। तो a is now, a क्या है, resultant amplitude, a is resultant amplitude and delta is our final phase। तो यहां पे थोड़ा सा इसको कनेक्ट कर लो, a1 cos phi 1 a2 को हमने a cos डेल्टा लेना है, ठीक है, a cos डेल्टा एंड दिस इज a sin डेल्टा। अब इसको जरा सोल्व करते हैं आगे चल के। तो एक पेज में यहां पे ऐड कर देता हूं, ठीक है। सो क्या है देखो, a cos डेल्टा इज a1 cos phi 1 प्लस a2 cos phi 2। a1 cos phi 1 plus a2 cos phi 2 is equal to a cos delta, and the second one is a1 sin phi 1 plus a2 sin phi 2 is equal to a sin delta। So a1 sin phi 1 plus a2 sin phi 2 is equal to a sin डेल्टा। तो ए और डेल्टा की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। तो स्क्वायर करो दोनों का, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग द टर्म्स टुगेदर। तो क्या होगा देखो, इसका स्क्वायर करोगे पहले वाले का, a1 स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई 1 प्लस a2 स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई 2 प्लस 2a1 a2 cos phi 1 cos phi 2 is equal to a स्क्वायर cos स्क्वायर डेल्टा। दूसरी टर्म का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, a1 स्क्वायर साइन स्क्वायर phi 1 प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर phi 2 प्लस 2a1 a2 साइन phi 1 साइन phi 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा। ठीक है, यहां अब दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो ऐड करेंगे तो देखो ये दोनों टर्म्स जब ऐड होंगी तो क्या हो जाएगा, a1 स्क्वायर प्लस ये दोनों टर्म्स जब ऐड होंगी तो इट विल बी a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2, और कॉमन क्या आएगा, दिस इज कोस ऑफ phi 1 कोस ऑफ phi 2 प्लस साइन ऑफ phi 1 साइन ऑफ phi 2 is equal to a square। तो a square which is the resultant amplitude is now a1 square plus a2 square plus 2a1 a2, और ये क्या बन जाएगा, cos a cos b plus sin a sin b which is cos a minus b, which means cos of phi 1 minus phi 2 रख लो, phi 2 minus phi 1 रख लो, but for the simplicity we are using phi 2 minus phi 1 which is equal to, मतलब ये तो आ ही गया ना इधर, ये टर्म तो इधर ही आ गई। सो दिस इज a स्क्वायर,
ये है आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, दिस इज रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। तो अब इस पूरी प्रक्रिया से, इस पूरे मैथमेटिक्स से हमें यह ध्यान रखना है कि जब दो कोलिनियर एसएचएम्स हों और जिनका एम्पलीट्यूड अगर A1 और A2 है, देन जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा, A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कोस ऑफ फाई 2 माइनस फाई 1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ये डेरिवेशन एक बार बताने के लिए, एक बार आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए कि दिस इज हाउ वी रीच अप टू दिस पॉइंट, वो जरूरी है। बट ये आपको अब ध्यान रखना है। तो ए स्क्वायर तो यहां से आ गया, फेज कैसे निकलेगा, इन दो इक्वेशंस को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो टेंजेंट ऑफ डेल्टा इज इक्वल टू A1 साइन फाई 1 प्लस A2 साइन फाई 2 डिवाइड बाई A1 कोस ऑफ फाई 1 प्लस A2 कोस ऑफ फाई 2। ये टेन डेल्टा की वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो दिस इज टेन डेल्टा एंड दिस इज रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अभी जरा। तो यहां पे इसी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला को मैंने यहां पे ब्लॉक में रख दिया है। दिस ए स्क्वेयर इज इक्वल टू दिस ए स्क्वेयर इज इक्वल टू A1 स्क्वेयर A2 स्क्वेयर 2A1 A2 कोस ऑफ फाई 2 माइनस फाई 1। तो ये पीपीटी आपके पास रहेगी, तो दिस विल बी द इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट डाउन, दैट इज रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। ठीक है, जब दो कोलिनियर एसएचएम्स हो इक्वल फ्रीक्वेंसी के तो ये होता है। पहली बात समझ में आ गई। दूसरी बात, तो रिजल्टेंट फेज दैट इज टेंजेंट डेल्टा, ये रहा A1 साइन फाई 1 प्लस A2 साइन फाई 2 डिवाइड बाई A1 कोस फाई 1 प्लस A2 कोस फाई 2। ये यहां से आ गया। द मोशन इज परफेक्टली सिंपल हार्मोनिक विद द सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा एंड रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड A एंड फेज कांस्टेंट डेल्टा। मतलब जो नेट रिजल्ट आया वो भी क्या होगा, द नेट रिजल्टेंट विल बी ए सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्यों, वो उसको ऐसे कर सकते हो ना, वो ये बात भी ऐसा नहीं है कि हमने ऐसे लिख दी है, द मोशन इज परफेक्टली सिंपल हार्मोनिक। क्यों, क्योंकि अगर मैं इस इक्वेशन को सोल्व करूं नाउ, दिस x इक्वल टू, ये हम सोल्व करने चले थे ना दिस, तो इस इक्वेशन में देखो, इसको a कोस डेल्टा लो, उसको a साइन डेल्टा लो, तो मैं लिख देता हूं इसको भी, देखो। सो लेट मी चेंज दी, I think it will work. Okay, so this x is equal to so this x is equal to क्या है यहां से, a cos डेल्टा कोस ओमेगा टी, a cos डेल्टा कोस ऑफ ओमेगा टी माइनस a साइन डेल्टा साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस a साइन डेल्टा साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, सो दिस x इज इक्वल टू, यहां से अगर मैं a कॉमन ले लूं तो यू कैन सी कोस ऑफ ओमेगा टी इंटू कोस ऑफ डेल्टा माइनस साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू साइन ऑफ डेल्टा। तो क्या बन गया, x इज इक्वल टू a कोस ऑफ ओमेगा टी प्लस डेल्टा। देखो ये किसकी इक्वेशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की। तो जो रिजल्टेंट रहा वो क्या बन गया, वो भी एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है जिसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड a है, जिसका फेज डेल्टा है। तो फेज की वैल्यू निकाल ली और a की वैल्यू हमने निकाल ली। तो कंक्लूजन में हम क्या कह सकते हैं, कंक्लूजन में हम ये कहेंगे यहां पे कि जब दो एसएचएम कोलिनियर हैं, व्हेन टू एसएचएम्स आर कोलिनियर, तो उनका जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है a, उसकी वैल्यू तो ये है जो आपने अभी लिखी, उसकी जो डेल्टा है वो ये है, और वो खुद भी एक एसएचएम ही है, दैट इज a कोस ऑफ ओमेगा टी प्लस डेल्टा। वो खुद भी एक एसएचएम है और ये उसके पैरामीटर्स हैं। तो ये तीन इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज हमारे पास निकल के आई इस सारे डिस्कशन से। बात समझ में आ गई कि नहीं? ठीक है, ये नोट कर लो। So this is what we have written here, that the motion is perfectly simple harmonic
with the same angular frequency omega and resultant amplitude a and phase constant a. So x is equal to a cos of omega t plus phi और that is delta. तो ये हमारे पास नेट रिजल्टेंट है. ये 3 इनपुट है. ये आपको स्लाइड जो है अब ध्यान रखनी है व्हेन 2 कोलिनियर एसएचएम्स आर देयर. बात समझ में आ गई? कोई डाउट तो नहीं यहां तक? आगे चलते हैं. नाउ इसको थोड़ा सा एक बार डेमोस्ट्रेट भी किया है. सी, जो ए है आपका ए स्क्वेयर इज इक्वल टू A1 स्क्वेयर प्लस A2 स्क्वेयर प्लस 2A1 A2 कोस ऑफ फाई 2 माइनस फाई 1. ये था ना अभी. तो जो ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है ये मैक्सिमम कब होगा और मिनिमम कब होगा, अगर ये पूछ लिया जाए तो देखो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कब होगा, जब ये वाली टर्म कोस फाई 2 माइनस फाई 1 मैक्सिमम वैल्यू देगी, दैट इज 1. तो अगर इसकी वैल्यू +1 है तो उस केस में मींस फाई 2 माइनस फाई 1 की ऐसी वैल्यूज हैं कि कोस फाई 2 माइनस फाई 1 इज 1. तो ये क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2 का स्क्वेयर इज इक्वल टू A स्क्वेयर. और A की वैल्यू क्या हो गई, A1 प्लस A2. तो A मैक्सिमम क्या है, A1 प्लस A2 हो सकता है जब फेज ऐसे दे रखे होंगे. और मिनिमम क्या हो सकता है, जब इसकी वैल्यू -1 है. तो -1 होते ये क्या बन जाएगा, A1 माइनस A2 का स्क्वेयर. तो A मिनिमम इज इक्वल टू A1 माइनस A2. ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज हैं डिपेंडिंग अपॉन दी फेज कंडीशंस. ये डेमोन्स्ट्रेशन क्या है, देखो कि अगर x1 1 है विच इज हैविंग एम्पलीट्यूड 1.5 सिंपल, तो देखो ये हमने x1 को डिनोट किया है ब्लू लाइन से. x2 रेड वाला है तो उसमें थोड़ा सा फेज हमने यहाँ पे डाल दिया है, एग्जैक्टली इक्वल नहीं लिया, थोड़ा सा डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के साथ और फेज के साथ यहाँ पे डाल दिया. तो x2 इज दिस वन. और जो ये x नेट है वो x1 प्लस x2 है. तो जो x नेट है वो डॉटेड है, वो देखो लार्जर साइड में है, इन दोनों का सम होके आ रहा है सिंपल. तो अगर इस रेड वाले को इसकी जगह थोड़ा सा शिफ्ट कर दे तो यू विल सी और स्पाइक यहाँ पे बनेगा, क्योंकि अभी तो दोनों का एडिशन है वो इस रेंज में हो रहा है, फिर इसका एडिशन एकदम शार्प होगा. सो दिस इज जस्ट ए डिक्टेशन कि जो आपने किया है वो x नेट वो समहाउ इट विल लुक लाइक दिस, कि अगर दो ये छोटे छोटे जा रहे थे तो इनका जो रिजल्टेंट है दैट विल बी this one with the increased amplitude according to the phase of the systems. क्योंकि वो फेज ही मैटर करता है ना कि वो कितना आएगा. दोनों में अगर फेज डिफरेंस यहाँ पे 0 है तो इट विल बी मैक्सिमम हाइट पे जाएगा. अगर इनके बीच में माइनस में है फेज तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे. तो क्या रहेगा, दैट विल ऑल डिपेंड अपॉन दिस वैल्यू. तो दिस इज ए जस्ट ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू जो हमने डिस्कस किया. यहाँ तक क्लियर है? अब इसमें भूलोगे तो नहीं. देखो मैं बार बार कह रहा हूं क्योंकि केसेस कई हैं. कोलिनियर एसएचएम इक्वल फ्रीक्वेंसी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, नियरली इक्वल फ्रीक्वेंसीज. परपेंडिकुलर एसएचएम्स इक्वल फ्रीक्वेंसी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी. इसीलिए मैं बार बार ये पॉइंट्स आपको बता रहा हूं कि जब इक्वल फ्रीक्वेंसी का है तो 3 आउटपुट है एक बार डेरिवेशन को समझने के बाद, कि दीज आर द 3 कंक्लूजन्स वी हैव. ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग. नाउ द डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज. सो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी सेम उसका ही केस 2 है. ये कोलिनियर एसएचएम में केस 2, केस 1 वो था, केस 2 है डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज. ठीक है, अभी फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस है दोनों में, इसको समझते हैं, देन वी विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ बीट्स एज वेल. इसको भी समझने की कोशिश करेंगे. देखो नाउ लेट अस सपोज वी हैव 2 एसएचएम्स ऑफ डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स एंड डिफरेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसीज ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2. इस बार फ्रीक्वेंसी दोनों अलग अलग है और सिंप्लिसिटी के लिए फेज को 0 रख लिया, फेज कांस्टेंट को 0 रख लिया, फाई इज इक्वल टू 0. तो x1 इज इक्वल टू A1 cos ओमेगा 1t एंड x2 इज इक्वल टू A2 cos ओमेगा 2t. अब देखो ओमेगा 1 और ओमेगा 2 इन दोनों को अलग लिया गया है. ओमेगा 1 मतलब 2 पाई μ1, ओमेगा 2 मतलब 2 पाई μ2. ठीक है, सो देन द रिजल्टेंट विल बी x1 प्लस x2. उससे पहले हम एक चीज और डिफाइन करते हैं यहाँ पे, क्योंकि आगे हमें उसकी जरूरत पड़ेगी. तो रिजल्टेंट ऑसिलेशन को तो डायरेक्ट ऐसे ही लिखना है, x इज इक्वल टू A1 cos ऑफ ओमेगा 1t प्लस A2 cos ऑफ ओमेगा 2t. तो इस ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 को हम लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ एवरेज फ्रीक्वेंसी एंड मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी. देखो एवरेज फ्रीक्वेंसी ओमेगा ए हमने कैसे डिफाइन की, ओमेगा ए इज द एवरेज ऑफ दीज 2 फ्रीक्वेंसीज 1/2 ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2. और मॉड्यूलेशन क्या है, 1/2 ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, कंसिडरिंग ओमेगा 2 इज ग्रेटर देन ओमेगा 1. तो यहां से
मैं ओमेगा 1 और ओमेगा 2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं इन टर्म्स ऑफ ओमेगा ए एंड ओमेगा एम। क्यों कह रहे हैं ऐसा, क्यों ऐसा करना चाहते हैं? क्योंकि जो रिजल्टेंट इफेक्ट आ रहा है उसको हमने समझना है कि ये क्यों आ रहा है, उसमें क्यों मैक्सिमा मिनिमा आ रहे हैं, क्यों फास्ट और स्लो ऑसिलेशंस आ रहे हैं। उसको समझने के लिए अब हम रिवर्सिबली जाके ये सोच के फिर इन टर्म्स को बना रहे हैं। अदरवाइज द ओनली थिंग इज सुपरपोजिशन इज दिस वन। बट हम जो इफेक्ट आएगा उसका मैथमेटिक्स भी तो समझना है कि ये क्यों आ रहा है, उसके लिए हम ये करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक हमने ओमेगा ए लिया, एक हमने ओमेगा एम लिया, इसको हमने एवरेज फ्रीक्वेंसी बोला, इसको हमने मॉड्यूलेटेड फ्रीक्वेंसी बोला। देन ओमेगा 1 की वैल्यू कैलकुलेट की दोनों इक्वेशन से, और ओमेगा 2 की कर सकते हैं, दो इक्वेशन दो वेरिएबल हैं, तो ओमेगा 1 और ओमेगा 2 की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है इन टर्म्स ऑफ ओमेगा ए ओमेगा एम, ओमेगा ए ओमेगा एम। तो एक बात समझ में आई कि ओमेगा 1 कैन बी रिटन एज ओमेगा ए माइनस ओमेगा एम एंड ओमेगा 2 कैन बी रिटन एज ओमेगा ए प्लस ओमेगा एम। जल्दी से करके देखिए इन दोनों इक्वेशन से, सिंपल इक्वेशन है x1 प्लस x2 जैसी, ठीक है ना, देखो करके। अब जैसे ही ओमेगा 1 और ओमेगा टी की वैल्यू मैं यहां पे रखूंगा तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा ना, x इज इक्वल टू a1 कोस ऑफ ओमेगा ए माइनस ओमेगा एम टी प्लस a2 कोस ऑफ ओमेगा 2 दैट इज ओमेगा ए प्लस ओमेगा एम इंटू टी। तो कोस ऑफ ओमेगा 1 और ओमेगा 2 की वैल्यू हमने यहां पे रख दी है, ठीक है, ओके। तो अब जो रिजल्टिंग ऑसिलेशन है उसकी वैल्यू हमने लिखनी है इस इक्वेशन को सोल्व करके। तो डेरिवेशन में भी नहीं जाते हैं, दैट इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, हम डायरेक्ट देखते हैं कि रिजल्टेंट ऑसिलेशन क्या आएगा। तो रिजल्टेंट ऑसिलेशन विल बी x इक्वल टू ए एम कोस ऑफ ओमेगा ए टी प्लस डेल्टा एम। ये इंपॉर्टेंट है। द रिजल्टेंट ऑसिलेशन विल बी दिस वन। ए एम क्या है और ये ओमेगा ए और ओमेगा टी ओमेगा एम क्या क्या थे वो हमने देख लिए। दिस ओमेगा एम, दिस इज ओमेगा एम विच इज द मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज एवरेज फ्रीक्वेंसी ओमेगा ए। एक्सप्रेशन कर सकते हैं, कुछ मुश्किल नहीं है उसमें। इसको कोस ए माइनस बी से खोलना है और इसको कोस ए प्लस बी से ओपन करना है एंड देन जो ओमेगा ए टी वाली टर्म्स हैं उनको एक तरफ लिखना है और ओमेगा एम वालियों को एक साथ लिखना है, देन वी कैन सोल्व। लेकिन सारे डेरिवेशंस करने की मुझे नहीं लगता जरूरत है, एक बार मैंने एक्सप्रेशन आपको बताया कि दैट इज कि कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद हमें जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है छोटे क्वेश्चन में जो पूछी जाती है उन पे ज्यादा फोकस करना है, ओके। सो दिस एक्स इज नाउ ए एम कोस ऑफ ओमेगा ए टी प्लस डेल्टा एम। ए एम क्या है? ए एम की वैल्यू है दैट इज ए वन स्क्वेयर प्लस ए टू स्क्वेयर प्लस 2a1a2, यहां तक तो सेम है। देन कोस ऑफ 2 ओमेगा एम टी, कोस ऑफ 2 ओमेगा एम टी, दिस ओमेगा एम इज मॉड्यूलेटेड फ्रीक्वेंसी। तो यहां पे कौन सी फ्रीक्वेंसी आ रही है? ये मॉड्यूलेटेड। और यहां पे क्या है? एवरेज। तो जो ए एम है उसकी वैल्यू ये है, एक्स की वैल्यू ये है। अब देखो क्वेश्चन जब आप ये आपको आता है तो क्या होता है कि आपको बता देंगे कि ये दो सिस्टम्स हैं, इनकी फ्रीक्वेंसीज ऐसी हैं, इक्वल हैं, डिफरेंट है, तो रिजल्टेंट क्या होगा? तो एक तरीका तो क्या है, आप x1 प्लस x2 करके उसको पूरे को सोल्व करिए और फिर उस पर जाइए। डायरेक्टली आपको अगर ये लिखना आता है, ये पता है, तो डायरेक्टली यू कैन टेल इन वन लाइन कि दिस इज हाउ द रिजल्टेंट मोशन विल बी देयर एंड द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड विल बी देयर। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, यही याद रखना है। तो ये फेज कांस्टेंट आ गया। यहां से आपको ये आइडिया ले सकते हैं कि इसको हमने साइन की टर्म में माना होगा, इसको हमने कोस की टर्म में माना है, तभी हमारे पास tan डेल्टा ऐसा आया उस एक्सप्रेशन में जो डेरिवेशन हमने अभी नहीं किया है। तो द रिजल्टेंट थिंग इज, ये आपका रिजल्टेंट मोशन, ये आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और ये आपका फेज कांस्टेंट। ये तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है व्हेन देयर आर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, व्हेन देयर आर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। बात क्लियर है यहां तक? नाउ वन इंपॉर्टेंट थिंग इज हेयर कि जो ये AM है और जो ये फेज है, दे आर टाइम डिपेंडेंट, दे आर टाइम डिपेंडेंट। In this case, the crucial thing is they are time dependent. Means the amplitude AM and phase constant delta M both vary with respect to time. ये दोनों टाइम के साथ चेंज हो रहे हैं, एम्पलीट्यूड भी चेंज हो रहा है, फेज भी चेंज हो रहा है। इट मीन्स द सिस्टम इज नॉट ओबेइंग स्ट्रिक्टली हार्मोनिक मोशन। जब फ्रीक्वेंसी अब अलग हुई, जब फ्रीक्वेंसी सेम थी तो क्या आया था? सिंपल हार्मोनिक मोशन आया था। लेकिन यहाँ पे भले ही इक्वेशन वैसी ही है, लेकिन ये जो डेल्टा एम है
और ये जो AM है ये अब टाइम डिपेंडेंट हो गए हैं, ये अब टाइम डिपेंडेंट हो गए, उसकी वजह से स्ट्रिक्टली हार्मोनिक मोशन ओबे नहीं हो रहा है इन केस ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, इन केस ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हाट विल हैपन इफ द फ्रीक्वेंसीज आर नियरली इक्वल, ओमेगा 1 इज नियरली इक्वल टू ओमेगा 2, अभी दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, द फ्रीक्वेंसीज आर स्लाइटली different from each other. If the frequencies are slightly different from each other, so that effect of omega m is very less. Omega m देखो क्या आया था, this was omega m, omega 2 minus omega 1. अगर इसमें डिफरेंस ज्यादा है तो ओमेगा m ज्यादा होगा, ओमेगा m ज्यादा है तो am और डेल्टा m का वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम ज्यादा होगा। जब ये डिफरेंस कम हो जाए तो ओमेगा m कम हो जाएगा, ओमेगा m कम हो जाएगा तो am और डेल्टा m का वेरिएशन जो टाइम के साथ है वो उतना फास्ट नहीं रहेगा, वो कम हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो दिस विल बी द डिफरेंस हियर, दैट व्हेनेवर ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा 2 देन दिस ओमेगा m इज वेरी वेरी लेस, एंड इन दिस केस am and delta m varies slowly with respect to time, producing an almost harmonic oscillations that exhibit beats. तो जब अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, छोटा क्वेश्चन, कि बीट्स का फिनोमिना कब होता है, सेम फ्रीक्वेंसी पे, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे, या स्लाइटली वेरिंग फ्रीक्वेंसीज पे। तो जो स्लाइटली वेरिंग फ्रीक्वेंसीज होंगी, जो नियरली इक्वल फ्रीक्वेंसीज होंगी, तब हमें कोलिनियर एसएचएम्स में बीट्स का फिनोमिना देखने को मिलता है। अब बीट्स का फिनोमिना समझते हैं, उससे पहले चलते हैं कि बीट्स में मतलब क्या है कि मैक्सिमम और मिनिमा आएगा। बीट्स का मतलब क्या है, एक बार मैक्सिमा एम्पलीट्यूड, मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा, ऐसे चलता जाएगा इंटेंसिटी। तो मैक्सिमा कब आएगा, मैक्सिमा को साउंड की सेंस में समझ सकते हैं, लाउड साउंड। बीट्स क्या होती है कि एक बार तेज कम, हाई लो हाई लो हाई लो, तो दैट इज बीट्स। तो मैक्सिमा कब आएगा, जब उस इक्वेशन में एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कब होगा, जब ये टर्म मैक्सिमम होगी cos 2 ओमेगा mt, तो cos 2 ओमेगा mt इक्वल टू +1 होगा, तो मैक्सिमा हमें मिलेगा। ये +1 कब होता है, जब cos ऑफ 0 हो, 2 पाई हो, 4 पाई हो, 0 2 पाई 4 पाई हो। तो यहां से देखो t की वैल्यू निकल जाएगी 0 1 बाई μ2 माइनस μ1 2 बाई μ2 माइनस μ1, ठीक है। तो यू कैन सी, और मिनिमा मीन्स साइलेंस या मिनिमम, उस केस में इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, -1, तो -1 में ये टाइम आ जाएगा। अब टाइम पीरियड, नाउ बी वेरी केयरफुल, टाइम पीरियड बिटवीन टू मैक्सिमा इज दिस वन, इज डिफरेंस बिटवीन, टाइम पीरियड है, ओमेगा में लिखना है तो ये ओमेगा में भी आ जाएगा, यहां से ओमेगा टी था ना, तो देखो अगर ओमेगा में लिखना है तो 2 ओमेगा टी इज इक्वल टू 0 2 पाई 4 पाई एंड सोन, तो टी विल बी इक्वल टू 0, 2 से 2 चला जाएगा तो पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाई ओमेगा एंड सोन। हमने फ्रीक्वेंसी में लिख लिया, तो फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी में तो आप कभी भी कन्वर्ट कर ही सकते हो, ठीक है। तो नाउ अब क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि भाई टाइम पीरियड बिटवीन टू मैक्सिमा इन बीट्स वो कितना है, इन दोनों को माइनस कर दो या इन दोनों को माइनस कर दो। तो टाइम पीरियड बिटवीन टू मैक्सिमा इज 1 बाई μ2 माइनस μ1, 1 बाई μ2 माइनस μ1। सिमिलरली टाइम पीरियड बिटवीन टू मिनिमा, इन दोनों को माइनस कर दो, 3/2 माइनस 1/2 इज 1, तो 1 बाई μ2 माइनस 1। मतलब दो मैक्सिमा हो उनके बीच का टाइम पीरियड भी उतना ही है, या दो मिनिमा हो उनके बीच का टाइम पीरियड भी उतना ही है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहां से बनता है, दैट इज द टाइम पीरियड बिटवीन टू मैक्सिमा और टू मिनिमा इन केस व्हेन टू नियरली इक्वल फ्रीक्वेंसीज आर देयर और द फिनोमेना ऑफ बीट्स इज देयर, तो वो ये होता है 1 बाई μ2 माइनस μ1। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे छोटे छोटे, ठीक है। नाउ द बीट फ्रीक्वेंसी ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा इज, इसका उल्टा हो जाएगा, दैट इज μ2 माइनस μ1। फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बीट फ्रीक्वेंसी, दैट इज अपोजिट टू दिस μ2 माइनस μ1। बीट फ्रीक्वेंसी का कहने का मतलब ये है कि वो कितनी बार मैक्सिमा मिनिमा पे जा रहा है एक सेकंड में, दैट इज द बीट फ्रीक्वेंसी। ये बीट पीरियड भी इसको कहते हैं, इस टाइम पीरियड को क्या कहते हैं, बीट पीरियड, ये भी कहा जाता है बीट पीरियड, इट इज बीट पीरियड, ठीक है। सो ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। ये हमने देखा अभी कि नियरली इक्वल फ्रीक्वेंसीज में क्या हो रहा है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज में क्या हो रहा था, बात समझ में आ गई है।
तो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी वाले केस को थोड़ा एक्सटेंड किया है नियरली इक्वल फ्रीक्वेंसीज में, तो उससे हमारे पास AM और डेल टाइम की वैल्यूज थोड़ी सी सही हो गई। जो एक वोलेंट चेंज था वो अब नहीं हो रहा है। इसी को समझते हैं आगे चल के। नाउ द फिनोमिना ऑफ बीट्स क्या है, इस पे थोड़ा सा फोकस करते हैं। व्हाट आर द बीट्स? सो द पीरियोडिक वेरिएशन ऑफ एम्पलीट्यूड मींस एम्पलीट्यूड इज गोइंग high and low, high and low, high and low. So the amplitude, periodic variation of amplitude resulting from the superposition of SHMs of slightly different frequency is responsible for the production of beats. Beat simply means increasing or decreasing the intensity of sound periodically with time. वही मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि इंक्रीज डिक्रीज आपको एक अलग से ऐसी आवाज सुनाई देगी, एक बार हाई पे जाएगी, एक बार लो पे जाएगी। दैट इज बीट्स ऑफ द टू सुपर पोजिशन ऑफ टू SHMs. नाउ वन मैक्सिमम फॉलोड बाय ए मिनिमम इज टेक्निकली कॉल्ड ए बीट। अब एक बीट किसको डिफाइन करते हैं कि सिंपली हम ये समझते हैं कि दो मैक्सिमा आए, उनके बीच में एक मिनिमा आएगा, वो दिखेगा, आई विल शो यू। तो दो मैक्सिमा के बीच में एक मिनिमा होगा, दैट इज सिंपली ए बीट। ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मैक्सिमा मिनिमा दिस विल गो। ओके, एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। लेट अस सपोज टू ट्यूनिंग फोक्स वाइब्रेटिंग साइड बाय साइड विद फ्रीक्वेंसीज, एक की फ्रीक्वेंसी 486 है, एक की 486 है, दोनों की नियरली इक्वल फ्रीक्वेंसीज है। तो द एवरेज इफेक्ट क्या होगा इसका? जो एवरेज इफेक्ट हमें सुनाई देगा दैट विल बी एवरेज ऑफ 483 हर्ट्ज। लेकिन वो जो 483 हर्ट्ज है, जो एवरेज इफेक्ट हमें दिख रहा है, अपार्ट फ्रॉम दैट वो मैक्सिमा मिनिमा के बीच में क्या पीरियड होगा वो हमें पता चलेगा बीट फ्रीक्वेंसी से। सो देयर कंबाइंड इफेक्ट विल बी 483 हर्ट्ज पासिंग थ्रू ए मैक्सिमा ऑफ 6 टाइम्स एवरी सेकेंड। तो वो कैसे निकालोगे बीट फ्रीक्वेंसी? 486 माइनस 480, μ2 माइनस μ1, तो दैट इज 6 हर्ट्ज। तो इससे हम कह सकते हैं कि वो मैक्स, या इसका टाइम पीरियड निकालना है तो 1 बाई μ2 माइनस μ1, 1/6, ये बीट पीरियड हो गया। ये हमने कहा है कि इट विल पास थ्रू ए मैक्सिमम ऑफ 6 टाइम्स एवरी सेकेंड, एक सेकेंड में 6 बार मैक्सिमा से गुजरेगी। सो दैट इज द बीट पीरियड। ठीक है, इसके लिए एक सिंपल सा आप प्रैक्टिस कर सकते हो। गूगल पे जाके आपने देखना है सिंपली बीट और फिनोमिना ऑफ बीट्स सिमुलेशन। ठीक है, ये देखना, उसमें एक वेबसाइट है, 2 नंबर पे, दूसरे नंबर पे URL आएगा, उसमें आप देखना, उसमें आप प्ले करके देखना इसको। उसमें फ्रीक्वेंसी डालना, फॉर एग्जांपल एक आपने 250 हर्ट्ज डाली तो दूसरी 257 डालना, ऐसे नियरली इक्वल करके देखना, आपको सुनाई देगा। साउंड ऑन करके सुनना, यू विल सी दैट मैक्सिमा मिनिमा। फिर क्या करना, उस फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर देना, एक बार पूरा एक को ज्यादा कर देना, फिर आपको दिखेगा कि थिंग्स विल बी डिस्टोर्टेड नाउ, और एक ही साउंड आपको फाइनली सुनता रहेगा जो मैक्सिमम वाला है। तो यू कैन सिमुलेट दिस इफेक्ट एज वेल। बट नाउ फिजिकल एनालॉजी इज, इसका कारण क्या हुआ? इसका कारण सिंपल सा ये है कि जब डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज का केस है तो इसको ऐसे समझ सकते हो कि दो वेव्स हैं जो मैक्सिमम की तरफ जाती हैं तो दे पुश ईच अदर इन द सेम डायरेक्शन, और जो वो मिनिमा आ रहा है तो दे कैंसिल ईच अदर और दे आर इन द अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर। तो बात समझ में आ गई। डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के केसेस में क्या क्या पढ़ना है आपने? सबसे पहले हमने एक्स देखा, AM देखा, डेल टाइम देखा, फिर देखा कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होने की वजह से ये टाइम डिपेंडेंट आ गए हैं काफी। इसको कम करने के लिए हमने कहा कि इक्वल फ्रीक्वेंसी, नियरली इक्वल फ्रीक्वेंसीज होंगी तो क्या होगा? उस केस में हमने कहा कि AM और डेल्टा M जो है दे आर नाउ स्लाइटली वेरिंग, और उसके अकॉर्डिंगली हमने कैलकुलेशन की स्लाइटली वेरिंग फ्रीक्वेंसीज के साथ। वहां पे हमें बीट्स का कॉन्सेप्ट सुनाई दिया कि बीट्स क्या होती हैं, मैक्सिमा मिनिमा के बीच का सिस्टम। नाउ सी, ये एक X1 हमने लिया, ये एक X2 हमने कंसीडर किया। देखो दोनों को थोड़ा थोड़ा अलग रखा है। नाउ दिस विल बी द नेट इफेक्ट, दिस स्मॉल थिंग। सो से एक बार ये मैक्सिमा यहां पे पिक हुआ है, एक बार ये मैक्सिमा यहां हुआ है, तो दो मैक्सिमा के बीच का जो टाइम पीरियड है वही क्या कहलाता है? बीट पीरियड कहलाता है। या दो मिनिमा, ये मिनिमा यहां आया है, एक मिनिमा यहां आया है, दो मिनिमा के बीच का पीरियड भी क्या कहलाएगा? बीट पीरियड कहलाएगा। वही हमने कैलकुलेट किया, दोनों का बराबर आ रहा था, μ2 माइनस μ1, 1/μ2 माइनस μ1। तो दो मैक्सिमा के बीच में देख लो या दो मिनिमा के बीच में देख लो, दिस विल बी दी
बीट पीरियड। तो यू कैन सी इनका जो नेट रिजल्टेंट हुआ वो समथिंग लाइक दिस, ऐसा आ रहा है। यहाँ पे मिनिमा बन रहा है, मैक्सिमा बन रहा है, मैक्सिमा मिनिमा, दिस वे। और यहाँ पे एक चीज और हम कह सकते हैं, ये जो एक एनवेलप सा बनाया हुआ है ना ऊपर डॉटेड लाइक दिस, एक क्वेश्चन और यहां से बन सकता है कि जब ऐसा केस होता है तो दो ऑसिलेशंस हमारे पास आते हैं, वन इज नोन एज फास्ट ऑसिलेशन, one is fast oscillation and the second is slowly varying oscillation, slowly varying oscillation। ये कहां है देखो, this envelope is representing this am is representing this envelope, it means this slowly varying oscillations comes from am and this am is having terms of omega m। तो जो ओमेगा m जो मॉड्यूलेटेड फ्रीक्वेंसी थी वो रिस्पॉन्सिबल है स्लो वेरिएशन के लिए, स्लो ऑसिलेशन के लिए। बट दिस रैपिड ऑसिलेशन is known as the fast oscillation which is because of the omega a, which is because of the omega a। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो कभी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये दो टर्म्स भी यहां पे लिख सकते हो, फास्ट ऑसिलेशन एंड स्लो वेरिंग ऑसिलेशन। सो स्लो वेरिंग ऑसिलेशन इज बिकॉज ऑफ द ओमेगा एम विच इज द मॉड्यूलेटेड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक। सो नाउ द नेक्स्ट थिंग इज द सुपरपोजिशन ऑफ टू परपेंडिकुलर सिंपल हार्मोनिक मोशंस, सुपरपोजिशन ऑफ टू सिंपल हार्मोनिक मोशंस परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इस बार अब परपेंडिकुलर का केस हम समझ रहे हैं, सो दैट इज द सेकंड टॉपिक ऑफ टू परपेंडिकुलर एसएचएम्स। इनको समझने की कोशिश करेंगे, इनमें क्या होता है। तो लेट अस सपोज ए पार्टिकल मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टू परपेंडिकुलर हार्मोनिक ऑसिलेशंस ऑफ इक्वल फ्रीक्वेंसीज, इस बार क्या हमने कंसीडर किया, यहां पे भी शुरुआत करते हैं इक्वल फ्रीक्वेंसी के केस से। सो यू कैन राइट डाउन द केस वन ऑफ equal frequencies, ठीक है। So equal frequencies, one oscillation is along x axis and the second is along y axis। इस बार क्या है, एक x axis के along है, एक y axis के along है, दोनों perpendicular to each other है, अब दोनों कोलिनियर नहीं है। and let a1 a2 be the respective amplitudes, assume that phase constant of x oscillation is 0 and y oscillation is delta। y oscillation का phase हमने delta मान लिया है, एक का हमने 0 मान लिया है। तो now let's write down the displacement। तो जो x है that is written as a1 cos omega t और जो y में है that is a2 cos omega t plus delta, cos omega t plus delta। ये हमारा y हो गया है, ये x हो गया है। यहाँ पे फेज कांस्टेंट हमने ऐड कर दिया, एम्पलीट्यूड को चेंज कर दिया। बात क्लियर है यहां तक। नाउ द रिजल्टिंग पाथ वी हैव टू कंक्लूड बाय सॉल्विंग दीज टू इक्वेशंस, ठीक है। देखो तो इस इक्वेशन से हमने क्या किया, y बाई a2 इज इक्वल टू कोस ओमेगा टी प्लस डेल्टा, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोस ओमेगा टी इज इक्वल टू एक्स बाई a1, ऐसे लिख लो। और इसको मैं लिख देता हूं कोस ऑफ ओमेगा टी प्लस डेल्टा इज इक्वल टू y बाई a2। तो y बाई a2 कोस ओमेगा टी प्लस डेल्टा को ओपन कर सकते हैं। तो कोस ओमेगा टी प्लस डेल्टा को हमने ओपन किया, कोस ओमेगा टी कोस डेल्टा माइनस साइन ओमेगा टी साइन डेल्टा। नाउ इसमें वापस रख देते, तो y बाई a2 कोस ओमेगा टी इज x बाई a1, पीछे लिखा था, इनटू कोस डेल्टा माइनस कोस ओमेगा टी ये है तो साइन ओमेगा टी ये होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा एंड साइन थीटा इज नथिंग बट अंडर द रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कोस इज कोस स्क्वायर, तो कोस इज एक्स बाई a1, तो एक्स स्क्वायर बाई a1 स्क्वायर अंडर द रूट, ठीक है। देखो डेरिवेशन अगर इतना इंपॉर्टेंट होता तो हम स्टेप वाइज कर भी सकते थे, बट एक बार आपको बताने के लिए आई हैव रिटन दिस, ओके। सो साइन ओमेगा टी इज दिस वन। नाउ y बाई a2 इज x बाई a1 कोस डेल्टा माइनस साइन ओमेगा टी की वैल्यू ये रख दी है एंड साइन डेल्टा यहां आ गया है। नाउ वी विल टेक द स्क्वायर। क्या किया हमने, इस इक्वेशन को, इस y बाई a2 को इधर ले जाओ और इस नेगेटिव साइन को इधर ले जाओ, रीअरेंज किया इक्वेशंस को और स्क्वायर किया।
एंड देन वी सोल्ड इट. अब आपने यहां से यहां तक करके देखना है, ये आपकी एक प्रैक्टिस है. सिंपल है, बहुत ही आसान, सिंपल. बस रीअरेंज करना है टर्म्स को स्क्वायर लेके. यू विल सी दिस इक्वेशन फाइनली. एक्स स्क्वायर बाई a1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई a2 स्क्वायर माइनस 2xy a1 a2 कोस डेल्टा साइन स्क्वायर डेल्टा. तो ये जो इक्वेशन है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स. दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स. ठीक है, तो इस टर्म को हमने क्या किया, देखो y बाई a2 को तो इधर ले आओ और इस नेगेटिव साइन वाले को उधर ले गए. उसके बाद स्क्वायर किया है, स्क्वायर करके थोड़ा सा टर्म्स को इधर उधर एक्सपेंड किया है, एंड दैट सिंपली दिस वन. तो यहां से हमें पता चला कि जब दो परपेंडिकुलर एसएचएम्स होते हैं और दोनों की फ्रीक्वेंसी इक्वल होती है तो कैसा मोशन होगा, इलिप्स का मोशन होगा. कैसा मोशन होगा, इलिप्स होगा. पहली चीज, छोटा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे. सो दैट इज इलिप्स. अब इसको हम डेल्टा के साथ अगर हम प्ले करें कि फेज कांस्टेंट्स क्या क्या हो तो मोशन कैसे चेंज होगा, वो हमारा नेक्स्ट टास्क है. इलिप्स हो गया. अभी हम चलते हैं, देखो इस इक्वेशन को मैं लिखता हूं, इसको हम समझते हैं. अब ये जो इक्वेशन है इसको मैं यहां पे लिख लेता हूं. ठीक है, इससे अब हम समझते हैं कि मोशंस को कैसे हमने स्टडी करना है. दिस वाज द इक्वेशन. लेट मी चेंज द कलर. या इक्वेशन वाज एक्स स्क्वायर बाई a1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई a2 स्क्वायर माइनस 2xy a1 a2 cos ऑफ डेल्टा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर डेल्टा. ये इक्वेशन आपने लिखी है ना अभी, इसी को हम समझते हैं. तो सबसे पहला केस हम लेते हैं. लेट अस सपोज वी हैव डेल्टा इक्वल टू 0. इसको केस 1 रख लो या जैसे भी. डेल्टा इक्वल टू 0 हम लेते हैं कि जब फेज दोनों में फेज कांस्टेंट 0 होगा तो क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर बाई a1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई a2 स्क्वायर माइनस कोस 0 इज 1, दैट इज 2xy a1 a2 इज इक्वल टू 0. ये इक्वेशन हो जाएगी. ठीक है ना. अब क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं. तो इसको मैं क्या करता हूं, y की इक्वेशन बनाने के लिए इस a2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देता हूं. तो a2 स्क्वायर अपॉन a1 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो a2 बाई a1 इंटू 2xy इज इक्वल टू 0. ठीक है. सो नाउ this equation can be written as a square plus b square minus 2ab. ये कुछ ऐसा लग रहा है मुझे. तो इट इज y माइनस a2 बाई a1 इंटू एक्स का स्क्वेयर. ये इक्वेशन क्या होगी, देखो y स्क्वेयर प्लस इसका स्क्वेयर ये रहा माइनस 2a1 a2. बिल्कुल सही है. तो दिस इज इक्वल टू 0. इट मीन्स दिस नीड्स टू बी इक्वल टू 0. सो y इज इक्वल टू a2 बाई a1 इंटू एक्स. ये इक्वेशन किसकी आ गई है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन. y इज इक्वल टू mx. सो दिस इक्वेशन इज ऑफ स्ट्रेट लाइन. तो वो जो इलिप्स था वो तो एक जर्नल हो गया. अब नाउ डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ दिस डेल्टा शेप्स आर चेंजिंग. शेप्स आर चेंजिंग. सो डेल्टा जब हमने 0 लिया तो स्ट्रेट लाइन मोशन हो गया. पहली चीज ये क्वेश्चन बनते हैं. अब देखो स्ट्रेट लाइन मोशन हो गया जब डेल्टा इक्वल टू 0 है. स्लोप क्या है उस लाइन का, a2 बाई a1 विद स्लोप ऑफ a2 बाई a1. अब इसको समझेंगे कैसे कि कैसी स्ट्रेट लाइन बनेगी, स्ट्रेट लाइन किधर बनेगी. ये इसको समझने के लिए हम चलते हैं एक बार अपने x और y पर. तो x की वैल्यू क्या हमने कंसीडर की थी, x इज इक्वल टू a1 कोस ऑफ ओमेगा टी और y हमने कंसीडर किया था a2 कोस ऑफ ओमेगा टी प्लस डेल्टा. तो वो हमने अब 0 मान लिया है. डेल्टा 0 हो गया ना यहां पे. दो इक्वेशन हो गई है. अब देखो एक तरफ मैं क्या करता हूं कि इसको थोड़ा छोटा करता हूं. इसका काम हो गया है अभी, इसका काम हो गया. इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं. चलो भाई आप इधर चले जाओ, इधर. ठीक है. अब हम क्या करते हैं कि यहां पे एक्सिस बना लेते हैं. ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है. तो यहां पे x का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड लेट अस सपोज a1 है और ये मिनिमम आएगा -a1. y का जो मैक्सिमम है वो a2 इधर आएगा
और माइनस ए टू कहीं इधर आएगा, ये हमने मार्किंग करके रख ली है। अब देखो व्हेन द मोशन विल स्टार्ट, तो व्हेन ओमेगा टी इज इक्वल टू जीरो, जब ओमेगा टी जीरो होगा तो एक्स की वैल्यू a1 है और y की वैल्यू a2 है। x की वैल्यू a1 है और y की वैल्यू a2 है, तो x की वैल्यू a1 यहां, y यहां, सो इट विल स्टार्ट समवेयर फ्रॉम हेयर, यहां पे है। ठीक है, नाउ इफ ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई बाई टू, जब ओमेगा टी पाई बाई टू पे है तो x इज इक्वल टू कोस पाई बाई टू इज जीरो, y इज इक्वल टू कोस पाई बाई टू इज जीरो, x और y जीरो जीरो आ गए। व्हेन ओमेगा टी इज जीरो it is here, when omega t is pi by 2 as the time lapse, so this is 0 0, तो 0 0 तो यहां पे आ गया, तो it is having a straight line from here to here like this, ये डायरेक्शन में आया है। ठीक है, नाउ से ओमेगा टी इज पाई, ओमेगा टी इज पाई, तो ओमेगा टी अगर पाई है तो कोस पाई इज -1, तो x इज इक्वल टू माइनस ऑफ a1 एंड y इज इक्वल टू माइनस ऑफ a2, x इज इक्वल टू माइनस a1 माइनस a2, तो माइनस a1 माइनस a2 यहां है, तो और आगे चला गया लाइक दिस, तो स्ट्रेट लाइन है ये, ऐसे आ गई, ये डायरेक्शन है इसकी। ठीक है, नाउ से ओमेगा टी इज इक्वल टू 3 पाई बाई 2, अगर मैं कहूं कि ओमेगा टी इज इक्वल टू 3 पाई बाई 2, उस केस में क्या होगा, तो कोस 3 पाई बाई 2 उस पे जीरो रहेगा, तो x इज इक्वल टू जीरो, y इज इक्वल टू जीरो। अब यहां से वापस 0 0 पे आया है, मतलब इधर चला गया है, 0 से इधर हो गया है। नाउ ओमेगा टी से 2 पाई, इसके आगे इसमें पाई बाई 2 ऐड करते चलो, ओमेगा टी इज इक्वल टू 2 पाई, तो ओमेगा टी 2 पाई कोस 2 पाई 1, तो x इज इक्वल टू a1, y इज इक्वल टू a2, तो 0 पे यहां पे था, a1 a2 यहां है, अगेन दिस वन, सो इट मींस पार्टिकल इज फॉलोइंग ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन इन दिस वे, स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है इधर से इधर, इधर से इधर, अंडर द इफेक्ट ऑफ 2 परपेंडिकुलर SHMs ऑफ इक्वल फ्रीक्वेंसीज विद फेज डिफरेंस 0, सो इट इज हैविंग ए स्ट्रेट लाइन, ये है इसका मतलब। ऑप्टिक्स के नजरिए में इसको कहेंगे लीनियरली पोलराइज्ड मोशन, लीनियरली पोलराइज्ड स्टेट, जैसे होती है ना इलिप्टिकली पोलराइज्ड, सर्कुलरली पोलराइज्ड, तो इसको क्या कहेंगे, लीनियरली पोलराइज्ड। ठीक है, सो हियर इट इज, तो डेल्टा इक्वल टू 0 लेके हमने इस इक्वेशन को सोल्व किया, ये इक्वेशन आई थी a2 by a1x, इट रिप्रेजेंट्स ए स्ट्रेट लाइन विद ए पॉजिटिव स्लोप एंड इट इज ए लीनियर पोलराइज्ड वाइब्रेशन, और ये हमने देख लिया कि ये कैसे बना है एग्जैक्टली, ये हमने अभी डिस्कस किया। तो क्या स्टेप्स किए, वो इक्वेशन आने के बाद एक बार तो डेल्टा इक्वल टू 0 करके उस इक्वेशन को सोल्व करके इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल ली। दूसरा, ये प्लॉट कैसे बनाने हैं, डिस्प्लेसमेंट्स कैसे देखने हैं, गो बैक टू द बेसिक ऑफ x इज इक्वल टू जो हम लेके चले थे a1 cos ओमेगा टी एंड y इज इक्वल टू a2 cos ओमेगा टी प्लस डेल्टा, इन पे जाइए, डेल्टा की वैल्यू इनमें रख के एंड देन ओमेगा टी को शुरू करिए 0 से, 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 2 पाई, आपको मोशन डायरेक्ट दिख जाएगा कि कैसा आ रहा है। सिमिलरली अगर मैं डेल्टा इक्वल टू पाई लूं, तो डेल्टा इक्वल टू पाई अगर इस इक्वेशन में लें, डेल्टा इक्वल टू पाई अगर इस इक्वेशन में लें, तो देखो यहां पे ये जो इक्वेशन थी इसमें अगर मैं डेल्टा इक्वल टू पाई लूं तो यहां पे चेंज आएगा, कोस डेल्टा तो यहां पे चेंज क्या आएगा, कोस डेल्टा मतलब -1 हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा साइन, ये तो 0 हो जाएगा, ये प्लस होगा तो ये इक्वेशन प्लस हो जाएगी, तो y प्लस a2 बाई a1 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू माइनस a2 बाई a1 इंटू
एक्स, ये इक्वेशन बन जाएगी। है ये भी स्ट्रेट लाइन, y इज इक्वल टू माइनस ए टू बाई ए वन इंटू एक्स, लेकिन ये क्या है, नेगेटिव स्लोप के साथ है, इट इज विद नेगेटिव स्लोप, ये बन जाएगी। तो यही यहां पे लिखा है, देखो डेल्टा इक्वल टू पाई लेंगे तो ये इक्वेशन आएगी। अब उसके बाद हमने देखना है कि ये प्लॉट कैसे बनेगा, तो कहां पे जाएंगे, तो हम जाएंगे x इक्वल टू, लेट मी चेंज इट, x इक्वल टू a1 cos ऑफ ओमेगा टी एंड y इज इक्वल टू a2 cos ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई है, इस बार ओमेगा टी प्लस पाई, पाई प्लस ओमेगा टी, तो पाई पे नो चेंज, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो दिस विल बी माइनस ऑफ a2 cos ओमेगा टी, ये y है। अब लगा के देखो, शुरू करें, ओमेगा टी की वैल्यू 0 लगाओ, ओमेगा टी जब 0 है तो इसकी वैल्यू a1 और इसकी वैल्यू माइनस ए टू, a1 माइनस ए टू, तो a1 तो ये रहा और माइनस ए टू ये रहा, यहां से शुरू होगा पाथ। देन ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई बाई टू, ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई बाई टू, जैसे पाई बाई टू लगाओगे तो 0 हो जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा, तो यहां से यहां जा रहा है। देन ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई, पाई लगाओगे तो ये कोस पाई माइनस वन, माइनस ए वन प्लस ए टू, माइनस ए वन प्लस ए टू, माइनस ए वन प्लस ए टू, यहां चला जाएगा, तो यहां से यहां चला गया। देन कोस 3 पाई बाई टू, अगेन कम बैक टू 0 एंड देन 2 पाई, दिस। सो ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, 0 और पाई पे ये बिहेवियर आपको दिख रहा है, ठीक है, 0 और पाई पे ये डिफरेंस आपको दिख रहा है। सिमिलरली ऐसे ही आप ये करके देखना कि ऐसे कर ही लेते हैं एक बार, इस इक्वेशन में चलते हैं, इस इक्वेशन को और थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं, इस इक्वेशन को मैं दोबारा लिखता हूं और फिर अलग एंगल के साथ इसको देखते हैं। तो इक्वेशन वाज एक्स स्क्वेयर बाई ए वन स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बाई ए टू स्क्वेयर माइनस 2xy a1 a2 cos डेल्टा इज इक्वल टू साइन स्क्वेयर डेल्टा, यही है ना इक्वेशन। ये इक्वेशन है। अब हम कहते हैं लेट अस सपोज वी टेक डेल इक्वल टू 0 और पाई तो हमने ले लिया, पाई बाई 2 ले लेते हैं ना, पाई बाई 2 पे क्या होता है देखो, तो इट इज एक्स स्क्वेयर बाई a1 स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बाई a2 स्क्वेयर, अब कोस पाई बाई 2 तो 0 हो जाएगा, इट इज इक्वल टू 1। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स, दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। और अगर मैं इसमें ही कह दूं कि जो डिस्प्लेसमेंट था वो भी बराबर था, a2 इक्वल टू a हो जाए, तो दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू a स्क्वेयर। तो ये इक्वेशन किसकी हो जाएगी, सर्कल की हो जाएगी। So at delta equal to pi by 2, the system is having elliptical motion and it degenerates, it converts into circular motion if the amplitudes are equal. तो सर्कल हो जाएगा। Similarly, at delta equal to 3 pi by 2, at delta equal to 3 pi by 2 क्या होगा, तो it is equal to x square by a1 square plus y square by a2 square, और ये 0 हो जाएगा 3 पाई बाई 2 पे, तो कोस तो पाई बाई 2 3 पाई बाई 2, साइन स्क्वेयर डेल्टा पॉजिटिव होगा, साइन स्क्वेयर है, तो अगेन इट विल हैव द इलिप्स, एंड अगेन इफ a1 is equal to a2 it is equal to a, then it will have a circular motion। तो ये दोनों चीज तो यहां तो सेम आ गई कि सर्कल भी है इलिप्स भी है, सर्कल भी है इलिप्स भी है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है डेल्टा के साथ, डिफरेंस है डायरेक्शन ऑफ मोशन का, डिफरेंस है डायरेक्शन ऑफ मोशन का। वो भी क्यों है, वो इसलिए है कि x इज इक्वल टू a1 कोस ओमेगा टी एंड y इज इक्वल टू a2 कोस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। इस केस में क्या है, x इज इक्वल टू a1 कोस ओमेगा टी
एंड y इज इक्वल टू a2 cos ऑफ ओमेगा t प्लस 3 पाई बाई 2 प्लस 3 पाई बाई 2 ये है। अब देखो x है मेरा a1 cos ओमेगा t और y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या आएगी यहां से पाई बाई 2 प्लस, तो पाई बाई 2 पे चेंज हो गया, दैट इज साइन ओमेगा टी, a2 साइन ओमेगा टी और पाई बाई 2 पे चेंज सेकंड क्वाड्रेंट में, दैट इज नेगेटिव। तो यहां पे तो ये आए हैं x1 x और y, और इस केस में क्या होगा, x इज इक्वल टू a1 cos ओमेगा टी एज इट इज एंड y इज इक्वल टू cos 3 पाई बाई 2 पे चेंज है फोर्थ क्वाड्रेंट में बट पॉजिटिव, दैट इज a2 cos ओमेगा टी। देखो ये नेगेटिव साइन का डिफरेंस आ गया यहां पे। अब इसको ओमेगा टी 0 पाई बाई 2 पाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 पे सोल्व करके देखो, यू विल सी एक इलिप्स इधर घूमेगा, एक इलिप्स इधर घूमेगा, दोनों की डायरेक्शन अलग होगी, होंगे इलिप्सी। ठीक है, सो दिस इज व्हाट आई हैव रिटन। देखो बहुत कम मैथमेटिक्स इन्वॉल्व करने की कोशिश की है क्योंकि एग्जाम में उतना टाइम नहीं मिलेगा, बट स्टिल थिंग्स आर देयर, तो इसीलिए कुछ डेरिवेशंस को मैंने थोड़ा सा शॉर्ट किया है ताकि आपको बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स ना करना पड़े। बट आइडिया इज़ वेरी क्लियर कि किससे क्या रिजल्ट आ रहा है और क्या क्या चीज़ें हमें इंपॉर्टेंट है ध्यान रखनी है, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो कैसे कैलकुलेट करनी है, दिस इज़ द होल आइडिया। सो ये हो गया। ये देखिए ये जो पाई बाई 2 वाला है, यहाँ पे हमने क्या किया था, माइनस a2 साइन ओमेगा टी, a2 ये चेंज होगा ना भाई, ये साइन नहीं, साइन आएगा ना साइन ओमेगा टी, पाई बाई 3 पाई बाई 2 पे चेंज होगा एंड साइन ओमेगा टी। सो दिस इज द केस। नाउ सी उस इक्वेशन को हमने सोल्व कर लिया पिछले उसमें, सोल्व करके हमने इलिप्स देख लिया, इलिप्स के बाद कहा कि a1 a2 बराबर है तो सर्कल हो जाएगा। नाउ डेल्टा इक्वल टू पाई बाई 2 को जब सोल्व किया, जब डेल्टा इक्वल टू पाई बाई 2 को हमने सोल्व किया तो x और y ये आए, उससे हमें पता चला कि मोशन ये आ रहा है, इस मोशन को हम कहते हैं राइट हैंडेड इलिप्टिकली पोलराइज्ड, राइट हैंडेड इलिप्टिकली पोलराइज्ड, और जब ये काउंटर क्लॉकवाइज में जा रहा है दैट इज लेफ्ट हैंडेड इलिप्टिकली पोलराइज्ड। ये डिफरेंस आ गया 0 और सॉरी पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 में, है इलिप्सी लेकिन डायरेक्शन ऑफ मोशन बदल गई, पहले इधर से इधर जा रहा है फिर इधर से इधर आ रहा है। तो क्या बात समझ में आई कि दो परपेंडिकुलर एसएचएम जब होते हैं इक्वल फ्रीक्वेंसी के, तो पहला इलिप्स बना, फिर हमने सोचा कि अगर डेल्टा 0 है और पाई है तो स्ट्रेट लाइन है, डेल्टा पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 है तो इलिप्स है, एम्पलीट्यूड अगर सेम है तो वही इलिप्स सर्कल बन जाते हैं। इसकी एक छोटी सी टेबल बना लेंगे, आपको ध्यान रहेगा। ठीक है, सो ये हमने कर लिया। नाउ अब क्या था, बिल्कुल इक्वल थी, अब उसको नियरली इक्वल करते हैं और फिर चलते हैं उसको डिफरेंट करने के लिए। तो नेक्स्ट थिंग इज नियरली इक्वल, नियरली इक्वल फ्रीक्वेंसीज। तो नियरली इक्वल फ्रीक्वेंसी जब होंगी सो देयर विल बी द फेज डिफरेंस डेल्टा विल बिकम टाइम डिपेंडेंट, फेज डिफरेंस डेल्टा टाइम डिपेंडेंट हो जाता है। ये बात हमने कैलकुलेट भी करके देख ली है पिछले केस में, लेकिन वैसे भी समझ सकते हो सिंपली कि भाई एक है a1 cos ओमेगा 1t और दूसरा है ओमेगा 2t, तो ओमेगा 2 इज ए बिट डिफरेंट फ्रॉम ओमेगा 1, तो वो जो थोड़ा सा डिफरेंस है वो टाइम डिपेंडेंट हो गया ना। देखो अगर मैं कहूँ a1 cos ऑफ ओमेगा 1t, एक है a2 cos ऑफ ओमेगा 2t प्लस डेल्टा, है ना, ऐसी चीज है। तो ये जो ओमेगा 2 है इट इज से ओमेगा 1 प्लस समथिंग, समथिंग इज से गामा। So this omega 2 into t, it means omega 1 plus gamma into t. So it is omega 1t plus gamma t plus delta. So this is now phase, omega जो constant term है, omega this gamma t plus delta. This is now phase. So this phase will become time dependent. ये कहानी है। तो if phase is time dependent, what will be the difference? आपने देखा कि जब phase बदलता है तो shape बदलती है। फेज जब 0 था, पाई था, पाई बाई 2 था, 3 पाई बाई 2 था, तो शेप बदल रही है। लेकिन जब सेम फ्रीक्वेंसीज थी तो मोशन स्टडी था, फ्रीक्वेंसीज आर सेम, पार्टिकल मोशन इज स्टडी, एक तरफ चल रहा है ऐसा या ऐसा चल रहा है, या स्ट्रेट लाइन जा रही है या स्ट्रेट लाइन जा रही है, एक ही मोशन स्टडी मोशन है। बट व्हेन फेज इज चेंजिंग, वी आर चेंजिंग द फेज डेलिबरेटली देयर, तो वी सी कि भाई शेप चेंज होती है अगर फेज चेंज हो रहा है तो।
नाउ अब फ्रीक्वेंसी खुद से ही अलग है, और फ्रीक्वेंसी के अलग होने के फीचर ने ही फेज में टाइम डिपेंडेंस डाल दी है। तो अगर फेज में टाइम डिपेंडेंस आ गई तो फेज तो खुद टाइम के साथ चेंज होता चला जा रहा है, और फेज अगर खुद टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो शेप्स भी खुद टाइम के साथ चेंज होने शुरू हो जाएंगी। वही कॉन्सेप्ट यहां पे है, द शेप ऑफ द पाथ स्लोली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन लिसाजस फिगर टू अनदर। एक फिगर से, एक लिसाजस फिगर से दूसरे फिगर में चेंज होती रहेंगी। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फेज ऑफ द शेप्स विल बी देयर। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? फिर से मैं बता देता हूं, देखो कि जो हमने कहा कि a1 cos ओमेगा 1t, ये एक डिस्प्लेसमेंट था, दूसरा था से cos ऑफ ओमेगा 2t प्लस डेल्टा। अब ओमेगा 1 और ओमेगा 2 अलग अलग है। अब हम कहते हैं कितना अलग है, लेट अस सपोज ओमेगा 2 है वो कुछ ऐसा है से ओमेगा 1 प्लस सम गामा, इतने अमाउंट से चेंज है। तो जैसे ही मैंने यहां पे वैल्यू लगाई, इट इज a2 cos ऑफ ओमेगा 1 प्लस गामा इंटू टी प्लस डेल्टा। तो इसको क्या लिखूंगा मैं, cos ऑफ ओमेगा 1t प्लस गामा टी प्लस डेल्टा। तो फ्रीक्वेंसी यहां पे आ गई, ये फेज रह गया गामा टी प्लस डेल्टा। तो फेज इज नाउ टाइम डिपेंडेंट। तो पहली चीज तो यहां से हमें पता चल गई। दूसरा जो हमने देखा ही था कि फेज कैसा टाइम डिपेंडेंट आता है, जब डिफरेंट फ्रीक्वेंसी वाला केस हमने किया था, वो सोल्व भी करके देखा था उस केस में। तो ये एक जस्टिफिकेशन हमारे पास हो गया कि दिस इज हाउ द फेज इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड इफ फेज इज चेंजिंग then shapes will automatically change. The motion will not be steady, it will change from one shape to the other shape. ठीक है, visually the pattern seems to be evolving or rotating over time. कि ऐसा लगेगा कि मोशन है वो चेंज हो रहा है, रिवॉल्व हो रहा है, रोटेट हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है। The time taken for the entire pattern to a cycle and repeat itself is directly related to the beat frequency. ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन एक, कि कितने टाइम के बाद जो है वो रिपीट करेगा अपने मोशन को, कि पहले ऐसा था अब चेंज हो के दोबारा उतना आएगा। दैट विल डिपेंड अपॉन द बीट फ्रीक्वेंसी, दैट इज 2 पाई ओमेगा 1 माइनस ओमेगा टी। टाइम पीरियड इज 2 पाई डिवाइड बाई ओमेगा 1 माइनस ओमेगा टी। तो इसको देखो 2 पाई बाई 2 पाई म्यू 1 माइनस म्यू 2 भी कर लो, तो वो तो वही आ गया 1 बाई म्यू 1 माइनस म्यू 2 जो आपने किया था। तो ओमेगा की सेंस में ऐसे आ जाएगा, और वो हमने वैसे कैलकुलेट कर लिया है। तो दिस इज नोन एज पैटर्न रिपीटेशन टाइम। ये छोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पैटर्न रिपीटेशन टाइम क्या है? पैटर्न रिपीटेशन टाइम, बात समझ में आ गई क्या? सो दिस इज द केस ऑफ नियरली इक्वल फ्रीक्वेंसीज, and when the frequencies are exactly equal the curve remains steady, ये हमने पढ़ा। if the frequencies are nearly equal the phase difference delta slowly changes with time, ये हमने पढ़ा। the shape shows slowly transform from one figure to another tracing all the shapes below, ये कुछ shapes हमने जो ड्रॉ की हैं वो ये है। ठीक है।